Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का 6th चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 करने जा रहे हैं. ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 5th के कंटिन्यूएशन में आगे की स्टोरी बता रहा है. तो चैप्टर 5th में बताया गया था कि वेंडा एक चुपचाप रहने वाली पॉलिश गर्ल थी. उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, थोड़ी अलग थलग रहती थी और एक ही ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहन करके रोज़ स्कूल आती थी. पेगी एक ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़की थी उसी क्लास की और मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी. ठीक है, तो पेगी क्या है, कभी कभी वो वेंडा को छेड़ा करती थी पूछ करके कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी शूज़ हैं, कितनी हैट्स हैं. वेंडा सब कुछ समझती थी पर वो कुछ बोलती नहीं थी और सिर्फ ये बोल कर कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, उसके क्लोजेट में सब लाइन से लगी हुई हैं, ये बोल के वो चुपचाप वहाँ से चली जाती थी. इसी बीच में एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है. सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. वेंडा भी पार्टिसिपेट करती है. इनफैक्ट वेंडा सबसे ज़्यादा 100 ड्रेसेस की डिज़ाइन बना करके स्कूल में डिपॉजिट करती है और फिर वो इस कॉन्टेस्ट को जीत लेती है क्योंकि उसकी बनी हुई डिज़ाइंस बहुत अच्छी थी. सभी उसकी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं, ताली बजाते हैं, तारीफ़ करते हैं. लेकिन वेंडा अपने इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं होती है क्योंकि वो क्लास से एब्सेंट थी. ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है वो इस स्टोरी में बताया गया है. द मॉनिटर फ्रॉम द क्लास The monitor from the principal's office brought a note for Miss Mason. तो जो मॉनिटर था वो क्या करता है कि जिस समय डिज़ाइनिंग की सभी स्केचेस क्लास में डिस्प्ले किया हुआ था और क्लास के सारे बच्चे घूम घूम करके उन ड्राइंग्स को देख रहे थे, तभी जो मॉनिटर था उस क्लास का वो मिस मैसन के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोट लेकर आया. मिस मेसन ने उस नोट को बहुत गंभीरतापूर्वक कई बार पढ़ा. देन शी क्लैप्ड हर हैंड. और फिर उन्होंने पूरी क्लास का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ताली बजाई और कहा, चलो बच्चों सब अपनी अपनी सीट पर चले जाओ. और बच्चे अपनी अपनी सीट की ओर जाने लगे. तो जब बच्चों के चलने से होने वाली सफलिंग यानी पैरों की आवाज़ क्या हो गई, बंद हो गई, सभी बच्चे सीट पे बैठ गए और क्लास में बिल्कुल शांति हो गई, तब मिस मैसन ने कहा, इट वॉज़ ए लेटर फ्रॉम वेंडास फादर, कि प्रिंसिपल के ऑफिस से जो नोट आया है वो वास्तव में एक लेटर है जो वेंडा के पिता ने भेजा है. फिर उन्होंने बोला, वेंडा वही लड़की है जिसने आज की ड्राइंग कॉन्टेस्ट की विनर है जो, ठीक है, और मैं इस लेटर को पढ़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसे ध्यान से सुने. इट टेल्स माई डॉटर वेंडा एंड हिज ब्रदर जैक विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. उस लेटर में लिखा था टीचर को एड्रेस करके कि वेंडा और उसका भाई जैक जो इस स्कूल में पढ़ते थे अब वो इस स्कूल में नहीं आएंगे. नाउ वी मूव अवे टू ए बिग सिटी. और उसमें ये लिखा हुआ था कि अब इस छोटी सी जगह को छोड़ करके हम एक बड़े सिटी में शिफ्ट होने जा रहे हैं. नो मोर आस्क वाई फनी नेम. ठीक है, तो वहाँ ये पूछने वाला कोई नहीं होगा कि आपका ये जो पैट्रन्स की सरनेम है वो इतना फ़नी सा क्यों है, वो इतना स्ट्रेंज साउंड क्यों करता है. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन दैट बिग सिटी. ठीक है, तो उस बड़े से शहर में कोई भी हमें ऐसा नहीं पूछेगा, बल्कि वहाँ पर कई ऐसे लोग होंगे जिनके नाम लंबे और अजीब से होंगे. तो बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के कोई इस किस्म की बात नहीं करेगा. सिग्नेचर जैन पैट्रन्स की. और फिर लास्ट में वेंडा के फादर ने अपना सिग्नेचर किया हुआ था जैन पैट्रन्स की के नाम से, है ना. तो ए डीप साइलेंस क्रेप्ट इन द क्लास. तो जैसे ही मिस मैसन ने लेटर पूरा पढ़ करके ख़त्म किया वो चुप हो गई और पूरी क्लास में
एक डीप साइलेंस, एक अजीब सी खामोशी फैल गई। मिस मैसन स्पोक इन सॉफ्ट वॉइस। I'm sure none of the boys and the girls in room 13 would purposely hurt anyone's feeling because of her long and unfamiliar name. फिर मिस मैसन ने काफ़ी सॉफ्ट वॉइस में क्लास को एड्रेस किया। मैं इस बात से श्योर हूँ, उन्होंने क्लास के ऊपर विश्वास दिखाया कि रूम नंबर 13 यानी इस क्लास के गर्ल्स एंड बॉयज़ कभी किसी बच्चे की फीलिंग को हर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें किसी क्लासमेट का नाम, उनका किसी क्लासमेट का नाम फ़नी है या अजीब सा है, या फिर इसलिए कि आपने ऐसा नाम कभी सुना नहीं है। तो उम्मीद है कि आपने किसी को या वेंडा को परेशान नहीं किया होगा। इफ़ इट हैपन अननोइंगली, और फिर वो कहती हैं कि और मैं समझती हूँ कि अगर किसी बच्चे ने ऐसा कहा भी है तो वो उससे अनजाने में हुआ है, उसने ऐसा जानबूझ करके नहीं किया होगा। इट्स सैड एंड अनफॉर्चुनेट। तो अब हमारे सामने जो स्थिति है वो ये है कि वेंडा को ये बात फील हुई है कि उसके नाम को फ़नी कहा गया है और उसे बुरा लगा है, क्योंकि हमारे पास उसके फादर का लेटर आया हुआ है कि अब वेंडा स्कूल नहीं आएगी, वो कहीं और शिफ्ट होंगे और अब वहीं पर पढ़ाई करेगी। और अगर ऐसा हुआ है तो ये स्थिति बहुत ही सैड एंड अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस बात पर गौर करें, आप सभी इस बात पर सोचें कि क्या ऐसा होना चाहिए। मैडी वॉज रेस्टलेस एंड फेल्ट सिक आफ्टर लिसनिंग द नोट। तो ठीक है, ये सब बातें हो गई। अब उनका स्टडी पीरियड शुरू हो गया था। मैडी जो लड़की थी, जो पैगी और वेंडा के बीच होने वाले सभी घटनाक्रम की मूक गवाह थी, है ना। मूक गवाह क्यों? क्योंकि पैगी जब वेंडा से पूछ करके, क्वेश्चन कर करके उसे परेशान करती थी, तो मैडी भी वहीं रहती थी। हालांकि वो उसे परेशान नहीं करती थी, लेकिन वो पैगी का विरोध भी नहीं करती थी, वो चुपचाप खड़ी रहती थी। तो मैडी, जो पैगी और वेंडा के बीच होने वाले सभी घटनाक्रम की मूक गवाह थी, उसको टीचर द्वारा पढ़ा गया नोट, यानी कि वेंडा के फादर का लेटर सुनने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिमाग जो है वो स्टडी में क्या किसी और चीज़ में नहीं लग रहा था। ठीक है, तो वो एकदम से अनईजी सा फील कर रही थी, उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। दो मैडी नेवर एंजॉयड पैगीज क्वेश्चनिंग, ठीक है, हाँ, बट शी नेवर अपोज्ड, स्टूड साइलेंट, है ना। तो ये एक अलग बात थी कि मैडी ने कभी भी वेंडा को परेशान नहीं किया था, पर यह भी एक फैक्ट था कि पैगी जब वेंडा से पूछती कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो हालांकि पैगी द्वारा ये पूछ करके वेंडा को टीस किया जाना मैडी को बुरा तो लगता था, उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उसने कभी भी पैगी को मना नहीं किया, उसे ऐसा करने से रोका भी नहीं, वो चुप रही। शी वॉज इक्वली गिल्टी। तो इस तरह मैडी भी उतनी ही गिल्टी थी जितनी कि पैगी थी, क्योंकि अगर कोई किसी के प्रति अन्याय कर रहा है तो वो तो गलत है ही, लेकिन वहाँ खड़े होकर चुपचाप तमाशा देखने वाला व्यक्ति अगर सिर्फ इसलिए चुप रह जाता है कि ये तो मेरा फ्रेंड है या ये मेरा कोई अपना है, तो वो भी उतना ही गलत होता है जितना कि अन्याय करने वाला होता है। तो मैडी को भी ऐसा लग रहा था कि वो चुप रही, ये सोच करके कि पैगी तो मेरी फ्रेंड है, कहीं ऐसा नहीं हो कि फ्रेंडशिप हमारी ख़त्म हो जाए, ये सोच करके उसने पैगी को रोका नहीं। तो वो भी कहीं ना कहीं उतनी ही दोषी थी जितनी कि वेंडा, और यही वजह थी उसके परेशान होने की कि उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। She could put herself in Vanda's shoes.
पुट हर सेल्फ इन वेंडाज शूट। तो यहाँ ये जो लाइन है शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडाज शूट, इसका ये मतलब है कि खुद को किसी दूसरे की स्थिति में रख करके सोचना, है ना। तो मैडी चाहती तो खुद को वेंडा की स्थिति में रख करके देख सकती थी, वो पैगी को रोक सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे लगता था अगर वो ऐसा करेगी तो आगे उसे किन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ये सोचकर वो डर गई थी और वो चुप रही। शी वॉन्ट टू टेल वेंडा पर्पजली दे हैडेंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग। वो वेंडा को इतना तो कम से कम बता ही सकती थी कि पर्पजली उनका कोई मतलब नहीं है कि वो उसकी फीलिंग को हर्ट करना चाहें जानबूझ करके, पर वो ये भी नहीं कर सकी। She glanced at Peggy, but she pretended to be busy in her study. ठीक है, तो मैडी के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। फिर उसने धीरे से पैगी की ओर देखा, लेकिन पैगी तो बड़े ध्यान से पढ़ाई करने में व्यस्त थी, या ये कह ले कि पढ़ाई करने का दिखावा कर रही थी। मैडी वॉज फीलिंग बैड एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग इन दिस मैटर। तो ये सब देखकर मैडी ने सोचा चलो ठीक है, पैगी पर तो इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा है, पर मुझे तो फ़र्क पड़ रहा है। तो वेंडा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुधारने के लिए मुझे कुछ करना होगा। हम वेंडा से मिलते हैं, हो सकता है कि वो अभी बॉगिन्स हाइट्स में ही हो, कहीं वो गए नहीं हो। शी वॉन्टेड टू गो टू बॉगिन्स हाइट टू टेल वेंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। तो अब वो बॉगिन्स हाइट्स जाना चाहती थी, क्योंकि अब वो उसने सोचा कि चलो ठीक है कि वो बॉगिन्स हाइट्स चले जाए और वहाँ जा कर के उसको सॉरी कहें और उसे ये भी बता दें कि उसने जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट है वो जीत लिया है, और उसको ये भी बताएं कि उसकी सभी 100 ड्रेसेस जो हैं दैट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। ये भी बताएं कि उसकी सभी 100 ड्रेसेस बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, वो एक बहुत ही स्मार्ट लड़की है, बहुत अच्छा ड्राइंग करती है और स्कूल में सभी उसे बहुत चाहते हैं। तो वो ऐसा कुछ सोच करके बॉगिन्स हाइट जा कर के वेंडा से मिलना चाह रही थी। पैगी वॉज ऑल्सो रेडी टू गो विथ हर। दोपहर में जब उनका क्लास स्कूल ख़त्म होता है तो पैगी भी मैडी से बोलती चलो वेंडा के घर चलते हैं। तो पैगी भी उसके साथ जाने को तैयार है। ये देख करके मैडी को काफ़ी खुशी होती है। दे होप्ड दैट दे हैडंट लेफ्ट द टाउन येट। ठीक है, तो अब उन्हें लगता है, उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद वे अभी इस सिटी को छोड़ करके नहीं गए होंगे और वो उनसे मिल पाएगी और उन्हें जो कहना था इन दोनों लड़कियों को शायद वो कह पाएंगी। द टू गर्ल्स मूव टूवर्ड्स द स्ट्रीट्स बॉगिन्स हाइट्स। तो यही सब सोच करके दोनों लड़कियां बॉगिन्स हाइट की गलियों से होकर जल्दी जल्दी आगे पैटर्न्सकी के घर की ओर बढ़ने लगी। पैगी gruffly said, I never call her a foreigner or make fun of her name. अब जब वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी तब पैगी बोली, कुछ ऐसे बोली मानो सफाई दे रही हो कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो बाहर की है या वो हमारे जैसी नहीं है, या मैंने तो कभी उसके नाम का मजाक भी नहीं उड़ाया। मैंने तो कभी ये भी नहीं कहा कि उसका नाम अजीब सा है ना। मुझे तो ऐसा लगता था कि वो सिर्फ थोड़ी बुद्धू सी है, पर देखो ना उसने कितना बढ़िया स्केच बनाया है। मैडी सैड नथिंग। ठीक है, तो पैगी इस तरह से बोलती रही, पर मैडी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, उसने कहा कुछ नहीं। शी वॉन्टेड टू टेल हर सॉरी। मन ही मन सिर्फ मैडी इतना मना रही थी, भगवान से इतना चाह रही थी कि जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्हें वेंडा मिल जाए, ताकि वो उससे कह सके कि जब दूसरी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती थीं और मैं मना नहीं कर पाती थी तो मुझे इस बात का काफ़ी दुख है। वो अपनी फीलिंग वेंडा को बता सके। ठीक है, अपनी
इस गलती के लिए वो वेंडा से सॉरी बोलना चाह रही थी और उसे ये भी बताना चाह रही थी कि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, उसके बनाए सभी 100 स्केचेस बहुत सुंदर हैं, सभी उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और कि तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। साथ ही वो ये भी कहना चाह रही थी, उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि वो इस स्कूल और इस सिटी को छोड़कर ना जाए। आगे अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कोई भी उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो हम लोग उसे रोकेंगे। बस यही सब सोचती हुई वो आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। दे फाइंड आउट द लिटिल वाइट हाउस। एट लास्ट वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पैटर्न्स की रहते थे। वो एक छोटा सा वाइट कलर का घर था और घर के सामने एक छोटी सी खुली जगह, यानी कि जिसे आहता कहते हैं, वो था, जो सही ढंग से रख रखाव न होने के कारण थोड़ा अव्यवस्थित था। द यार्ड वॉज सैबी बट क्लीन, जस्ट लाइक हर फेडेड ब्लू ड्रेस। तो आता वो छोटा सा घर, वो आता हालांकि थोड़ा सा पुराना था पर साफ सुथरा था। उस घर को देखकर मैडी को वेंडा की ब्लू कलर की फेडेड सी ड्रेस याद आ गई, जो थोड़ी सी फेडेड और ठीक से आयरन नहीं की होने के कारण तुड़ी मुड़ी सी रहती थी, पर होती बिल्कुल साफ सुथरी थी। पैगी नॉक्ड एट द डोर बट गॉट नो आंसर। घर में कोई हो ऐसा लग नहीं रहा था, फिर भी पैगी ने नॉक किया पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने घर के पीछे की ओर जा कर के देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। इट वॉज क्लियर दैट पैटर्न्स की हैड गॉन। तो अब ये तो क्लियर हो गया था, साफ साफ लग रहा था कि वेंडा की फैमिली वहाँ से जा चुकी थी। तो ये सब देखकर दोनों लड़कियाँ उदास हो जाती हैं और वहाँ से वापस अपने घर की ओर चल देती हैं। Peggy justified herself by saying that when I was asking her about her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. है ना। तो वापस लौटते समय पैगी बोलती है कि अब वो तो चले गए, अब भला हम क्या कर सकते हैं। और फिर वो आगे कहती है ना। ऐसा लगता है कि जब मैं उससे पूछती थी कि उसके 100 ड्रेसेस कैसे हैं, तो वो डिटेल से उसके बारे में बताती थी कि कलर कैसा है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, डिज़ाइंस कैसा है। तो मेरे इस पूछने की वजह से ही शायद उसके दिमाग में तरह तरह के डिज़ाइंस की आइडियाज़ आते थे और शायद तभी वो इतने अच्छे डिज़ाइन बना पाई और इन्हीं डिज़ाइंस की वजह से तो वो कॉन्टेस्ट जीत पाई है, नहीं तो शायद नहीं जीत पाती, है ना। तो इस तरह पैगी ऐसे बोल रही थी मानो वेंडा के साथ अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हो, उसे सही ठहराने की कोशिश कर रही हो। वो शायद ये बताने की कोशिश कर रही थी कि पैटर्न्स की उसकी वजह से नहीं गए, बल्कि वेंडा उसकी आइडियाज़ की वजह से ही कॉन्टेस्ट जीत पाई। फाइनली मैडी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्क्लूज़न, है ना। तो पैगी इस तरह से बोलती रही, वेंडा चुपचाप सुनती रही, कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन उस रात बिल्कुल भी मैडी सो नहीं पाई। पूरे समय उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चलते रहे। उसके दिमाग में वेंडा और उसकी ब्लू फेडेड ड्रेस का ख्याल आया, वो छोटा सा घर जिसमें पैटर्न्स की रह रहे थे वो उसके दिमाग में चल रहा था। उसके ख्यालों में चमकीले रंगों से बनी हुई 100 ड्रेसेस आ रहे थे जिन्हें एक लाइन से क्लास में लगाया था। बच्चे उन्हें घूम घूम को देख रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। तो सिर्फ यही सब कुछ उसके दिमाग में चलता रहा और फिर वो परेशान होकर, इन विचारों से परेशान होकर के सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी। और बहुत सोचने के बाद अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीज़न पर वो पहुंचती है। तो क्या होता है उसका डिसीज़न? इन फ्यूचर शी वुड नॉट स्टैंड साइलेंटली। तो उसका निर्णय ये था
कि भविष्य में अगर कोई किसी का मजाक उड़ाएगा या उसे परेशान करेगा तो वो चुप नहीं रहेगी और वो इस बात का विरोध करेगी। अगर कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा होगा तो वो उसे भी ज़रूर रोकेगी। She would not allow anybody to hurt others even if it meant losing Peggy's friendship. फिर फिर भले ही वो उसकी बेस्ट फ्रेंड पेगी ही क्यों ना हो, इस विरोध के लिए अगर पेगी से उसे अपनी दोस्ती भी तोड़नी पड़ी तो वो ये करेगी, लेकिन वो उसे भी नहीं अलाउ करेगी कि किसी को परेशान करे। तो वेंडा के साथ जो बुरा हुआ अब तो वो सुधर नहीं सकता था, वो जा भी चुकी थी, पर ये एक तरीका था जिससे मैडी को कुछ राहत मिल सकता था कि वो अब आगे से किसी के और के साथ बुरा नहीं होने दे। ठीक है, आगे से वो किसी को भी अलाउ नहीं करे कि सामने वाले को वो दुखी करे। बोथ ऑफ देम रोट ए फ्रेंडली लेटर टू वेंडा टेलिंग अबाउट दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो अब वेंडा तो चली गई, ये दोनों भी उससे कुछ कह नहीं पाई, पर ये दोनों उससे कांटेक्ट करना चाह रही थी। सैटरडे की दोपहर थी, पैगी और मैडी साथ में थी और इन दोनों ने वेंडा को एक लेटर लिखना चाहिए ऐसा सोच करके लेटर लिखना शुरू किया। ये सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें उन्होंने बताया था कि उसकी स्केचेस काफ़ी सुंदर थीं और उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया। दे आस्क्ड अबाउट हर न्यू प्लेस एंड न्यू टीचर। फिर उन्होंने लेटर में उससे पूछा कि वो जहाँ गई हैं क्या उसे वहाँ अच्छा लग रहा है और उसकी नई टीचर कैसी हैं, है ना। और फिर एक अच्छे फ्रेंड की तरह ढेर सारा प्यार लिख करके लेटर का एंड किया। They mailed the letter to Boggins Heights and wrote on the envelope, please forward on the new address. अब नया पता तो इनके पास था नहीं, इन्हें मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ गए हैं, तो उन्होंने बोगिन्स हाइट्स के एड्रेस पर इस लेटर को मेल कर दिया और एनवलप पर लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड, कि इसे उनके न्यू एड्रेस पर फॉरवर्ड कर दिया जाए। दे डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई। ठीक है, लेटर तो उन्होंने भेज दिया, पर काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें उनके लेटर का कोई जवाब नहीं मिला। पर जो लेटर इन्होंने भेजा था वो लौट कर भी इनके पास नहीं आया। इसका मतलब कि वेंडा को शायद लेटर मिल गया था और वो इतनी नाराज़ थी इनसे, इतनी हर्ट हुई थी कि शायद उसने लेटर का जवाब देना ठीक नहीं समझा, ऐसा इन्होंने सोचा, है ना। बात भी ठीक थी भाई, अगर आप किसी से हर्ट हुए हैं, दुखी हैं और वो आपको लेटर का जवाब क्यों देगा। अब इसके लिए तो वेंडा को दोषी बिल्कुल भी नहीं ठहराया जा सकता था। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द मैटर बट नॉट मैडी। ठीक है, अब इन सब बातों के काफ़ी दिन बीत गए, सभी बच्चे अपने अपने स्टडीज़ में धीरे धीरे व्यस्त हो गए। इन सब बातों को पैगी धीरे धीरे भूलने लगी, पर मैडी कुछ भी नहीं भूल पा रही थी। वो हर रात सोचती थी कि जब सब वेंडा को परेशान करते थे पूछ पूछ करके कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, तो कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, तो वो बोल करके कैसे सबको चुप करा सकती थी, कैसे वो उनको बोल करके बता सकती थी और इन टीज करने वाले लोगों को एहसास दिला सकती थी कि वो गलत कर रहे हैं, है ना। यही सब कुछ उसके दिमाग में चला करता था। ऑन द लास्ट डे बिफोर क्रिसमस हॉलीडे, हर टीचर टोल्ड देम अबाउट ए लेटर शी रिसीव्ड फ्रॉम वेंडा दैट मॉर्निंग। तो इस तरह समय बीतता गया, धीरे धीरे क्रिसमस का समय आ गया, स्नोफॉल होने लगा, है ना। छोटे छोटे क्रिसमस बेल और क्रिसमस ट्री से स्कूल के क्लासरूम को भी क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए सजाया गया और अब क्रिसमस की छुट्टियां लगने वाली थी। लेकिन छुट्टियों के ठीक एक दिन पहले मिस मेसन के नाम मॉर्निंग में एक लेटर आया हुआ था और वो क्लास को उस लेटर के बारे में बताती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें वेंडा पैटर्न्स की याद है, वो गिफ्टेड आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था? आज सुबह मुझे उसका एक लेटर मिला है। नाउ आई हैव her address and I can send her medal.
आगे वो बोलती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि उसने मुझे लेटर लिखा और अब मुझे मालूम है कि वो कहाँ रहती है। मेरे पास उसका एड्रेस है और मैं ड्राइंग कॉन्टेस्ट में उसका जीता हुआ मेडल अब उसे भेज सकती हूँ, है ना। और अब मैं ये लेटर तुम लोगों को पढ़ करके सुना रही हूँ। तो पूरी क्लास उस लेटर में क्या लिखा है ये सुनने के लिए बिल्कुल खामोश होकर के चुपचाप बैठ गई। लेटर जो था मिस मैसन के नाम से एड्रेस था, डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, कि डियर मिस मैसन आप कैसी हैं और रूम 13 यानी कि रूम 13 के सभी बच्चे कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। और वो जो मेरी 100 ड्रेसेस हैं वो क्लास की सभी गर्ल्स को दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे नए घर में दूसरी 100 ड्रेसेस हैं और वे सब की सब लाइन से मेरे क्लोजेट में लगी हुई हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। मैं चाहती हूँ कि वो ग्रीन ड्रेस जिसमें रेड ट्रिमिंग लगी है वो पैगी को दे दें और ब्लू वाली उसकी फ्रेंड मैडी को दे दें। फॉर क्रिसमस आई मिस द स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजंट इक्वलाइज विथ यू। क्रिसमस आ रहा है, मैं अपने स्कूल को बहुत मिस करती हूँ और मेरी जो नई टीचर हैं वो आपके जैसी बिल्कुल नहीं है, आप जैसा तो कोई हो भी नहीं सकता है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी। फिर वो सभी को मैरी क्रिसमस करती है और लेटर को एंड करती है। ऑन द वे फ्रॉम स्कूल टू होम पैगी एंड मैडी होल्ड द ड्राइंग वेरी केयरफुली। तो सभी लड़कियों को, जैसे कि वेंडा की इच्छा थी, सभी लड़कियों को एक एक ड्राइंग दे दी गई। मैडी ने अपनी ले ली, पैगी ने अपनी ले ली और दोनों अपनी अपनी ड्राइंग हाथ में लिए स्कूल से घर की ओर जा रही थी। वो ड्राइंग जो वेंडा ने उन्हें देने को कहा था। तो पूरे शहर में क्रिसमस का माहौल था। सभी घर और दुकानें क्रिसमस ट्री, कैंडल और दूसरे डेकोरेशन की चीज़ों से सजी हुई थी। This shows she got our letter and she really liked it. रास्ते में पैगी ने मैडी से कहा कि उसने हमको ये दोनों ड्राइंग गिफ्ट कर दी। इससे ये पता लगता है कि मैडी सच में हमें बहुत पसंद करती थी और इससे ये भी पता चलता है कि उसे हमारा लेटर मिल गया था, है ना। और हमें इस तरह से इन ड्राइंग्स को गिफ्ट करके ये उसके अपना तरीका है बताने का कि हम लोगों के बीच में अब सब कुछ ठीक है और वेंडा के मन में अब हम लोगों के प्रति कोई दूसरी बात नहीं रह गई है। एवरीथिंग इज़ ओके नाउ। मैडी पेंट द ड्राइंग ऑन द वॉल ऑफ हर रूम। मैडी उस स्केच को लेकर के घर आती है, अपने घर की दीवार पर उसे टांग देती है। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. वो दीवार पर उस स्केच को टांग करके ड्राइंग को ध्यान से देखने लगती है और ड्राइंग को देखते हुए धीरे धीरे उसकी आंखें भर आती हैं। फिर भी वो काफ़ी देर तक ड्राइंग को देखती रहती है। Suddenly she noticed the face on the drawing similar to her own face. ठीक है, सिमिलर टू हर ओन फेस। तो अचानक वो नोट करती है कि उस ड्रेस पर वेंडा ने जो फेस बनाया हुआ था उसे लगता है कि वो फेस बिल्कुल उसके अपनी फेस की तरह दिख रहा है। रियली वेंडा हैड ड्रॉन दिस फॉर हर। इसका मतलब कि वेंडा ने ये ड्रेस स्पेशली उसके लिए स्केच किया हुआ था। शी रैन ओवर टू पेगीज। और इतनी बात समझ में आते ही वो पैगी के घर जाती है। वो पैगी का भी ड्राइंग देखना चाहती है कि उस पर पैगी का फेस दिख रहा है या नहीं। शी रेज्ड द ड्राइंग केयरफुली फ्रॉम द बेड एंड सेड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक यू। वो पैगी के घर आकर के उसे स्केच दिखाने के लिए कहती है। पैगी पूछती है क्या हो गया,
तो फिर वो कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप बेड पर पड़े ड्राइंग को उठाकर पैगी को दिखाती है और कहती है कि देखो ये ड्राइंग उसने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, ध्यान से देखो, ये चेहरा जो इसके ऊपर लगा हुआ है, जो उसने इस ड्रेस के ऊपर चेहरा बनाया है, ये लगभग तुम्हारे चेहरे जैसा ही दिख रहा है। पैगी said, "What did I say? She must have really liked us anyway." पैगी ने सिर्फ इतना ही कहा कि क्या कह सकती हूँ, सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो हमें काफ़ी पसंद करती थी। मैडी भी उसके बात से बिल्कुल सहमत थी कि हाँ वो हमें बहुत पसंद करती थी। She remembered Vanda standing alone and looking at the groups of laughing girls, walked off telling, "Sure, I have 100 of them all lined up." तो इसके बाद काफ़ी दिनों तक जब भी वो वेंडा के बारे में सोचती, उसके आँखों में आंसू आ जाते। उसके सामने, उसके आँखों के सामने सब कुछ वैसा ही चलने लगता जैसा होता था कि वो अकेली खड़ी है, लड़कियां जो हैं ग्रुप में उसे छेड़ रही हैं, उसे क्वेश्चन कर रही हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, और वो बिना किसी फीलिंग के उन्हें जवाब देती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और वो सभी के सभी मेरे क्लोजेट में लाइन से लगी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। तो स्टूडेंट्स, हर स्टोरी का एक मैसेज होता है, बिना मैसेज की कोई स्टोरी नहीं होती। तो इस स्टोरी का भी एक मैसेज है और वो मैसेज ये है कि कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट करके उसे टीज़ नहीं करना चाहिए। भले ही सामने वाला कुछ कहे या ना कहे, उसे ऐसा किया जाना बहुत बुरा लगता है। सो बी केयरफुल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।